एपिसोड नंबर 116 की स्टार्टिंग होती है और वो दोनों अंदर जाते हैं और जेफ्यू गेट नॉक करती है और फिर उसके डैड गेट ओपन करते हुए कहते हैं कौन है। तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। और फिर रिंकिंग कहते हैं अंकल मैं किसी को आपसे मिलवाने के लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ। और फिर जेफ्यू बाहर निकलती हुई कहती है डैड मैं वापस आ गई। और उसे देख डैड कांपते हुए कहते तुम कौन हो। जेफ्यू रोती हुई कहती है डैड। रिंकिंग कहता है अंकल हमें वो हाल ही में मिली, उसने हमारे साथ खेल खेला और गायब हो गई। दरअसल ये सब मेरी ही गलती थी, वो मुझसे गुस्सा थी। और फिर उसके डैड से गले लगती हुई कहते क्या क्या सच में, और तुम पागल लड़की तुम कहाँ चली गई थी। और क्या तुम ये बात जानती हो जब मुझे तुम्हारी मरने की खबर मिली तो मैं तब कितना ज्यादा दुखी हो गया था। और जेफ्यू रोती हुई कहती है डैड और डैड मुझे आपसे कुछ पूछना था। दरअसल आपने वो सब चीजें इसलिए की थी ना ताकि मेरे और रिंकिंग के बीच में गलतफहमी पैदा हो सके, है ना। अब डैड मैं माफी चाहती हूँ कि वो बच्चा जा चुका है और मैं बहुत ही ज्यादा दुखी हूँ। और इसके अलावा उसने मुझ पर भरोसा नहीं किया और उसने तुम्हें ढूंढ निकाला। और फिर उसके डैड चिल्लाते हुए कहते एक मिनट रुको बच्चा, और बच्चा कहाँ से है। और फिर वो रिंकिंग से कहते तुम कमीने, वो तुम्हारी बायोलॉजिकल बहन है। ये बात सुन वो दोनों स्माइल करने लगते हैं। और फिर आगे जेफ्यू कहती है लेकिन डैड हम दोनों सच में ये बात जानते कि हम दोनों भाई बहन नहीं हैं। फिर उसके डैड कहते क्या तुम्हारे कहने का मतलब क्या है और तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतना बड़ा झूठ बोलूंगा। फिर वो अंदर जाकर एक फोटो लेकर आते हैं और कहते जब उसको इस बार में पता चला कि रॉन्ग राइडो की एक रखेल है तो वो अपनी बच्ची को अपने पास नहीं रखना चाहती थी। और फिर डॉक्टर ने उससे कहा कि उसके जुड़वा बच्चे होने वाले हैं और वो इसे सहन नहीं कर सकती। वो ये बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी रॉन्ग परिवार में वापस जाए और इसीलिए उसने अपने बनाए गए अनाथालय में उसे डाल दिया। और फिर वो अपनी बेटी की देखभाल करने के लिए हर दिन अनाथालय जाती थी। वो ऐसा तब तक करती गई जब तक उसे सही व्यक्ति नहीं मिल गया उनको गोद लेने वाला। फिर जेफ्यू कहती है क्या आपको पूरा यकीन है कि उन्होंने जो जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था वो हम ही हैं। तब वो कहती है नहीं लेकिन मैंने तुम्हें तब देखा था जब तुम पैदा हुई थी और फिर उसके बाद तुम्हें गोद ले लिया गया और तुम्हारी मॉम ने कभी नहीं बताया कि क्या हुआ, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें उसकी ही बेटी होना चाहिए। और फिर रिंकिंग कहता है लेकिन हम दोनों सिबलिंग्स नहीं हैं क्योंकि मैंने एक टेस्ट करवाया था। जेफ्यू के डैड कहते तुम कमीने, तुम्हारे द्वारा टेस्ट किए रिपोर्ट पर मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, कहीं तुमने कोई चाल तो नहीं चली। बिल्कुल अपने डैड की तरह तुम जो चाहो वो कर सकते हो। फिर जेफ्यू कहती है डैड आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये इम्पॉसिबल है। वो कहते हैं क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी मॉम झूठ बोलेंगी। और फिर वो मन में कहने लगती है ऐसा लगता है कि डैड लियो महंगाई से बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुए हैं और उन्हें पूरा विश्वास है कि उन्होंने जो कहा वो सही कहा है। और फिर सीन सिर्फ उत्तर में कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर रिंकिंग उससे कह रहा होता है जेफ्यू तुमने मुझसे वादा किया था तो अब हम दोनों मेल मिलाप कर सकते हैं। तब जेफ्यू कहती है हाँ ठीक है। रिंकिंग कहता है तो चलो जेफ्यू मैं तुमको एक ऐसी जगह ले चलता हूँ जो तुमको जरूर पसंद आएंगी। तब वो कहती है वो जगह कहाँ है। और रिंकिंग जेफ्यू को उस जगह पर ले जाता है और उस जगह को देख जेफ्यू कहती है वाह ये कितना ज्यादा खूबसूरत है और यहाँ पे तो टूटा हुआ पुल हुआ करता था और वो खत्म हो गया और यहाँ से 2 किलोमीटर दूर वो जगह है जहाँ पर सुसाइड करने की मैंने कोशिश की थी। फिर रिंकिंग कहता है जेफ्यू क्या तुम्हें ये पसंद आया। वो कहती है हाँ मुझे ये पसंद आया और तुम्हें तो मुझे ये गिफ्ट कर देना चाहिए, मैं तो इसे खुशी खुशी स्वीकार कर लूंगी और कल तुम ओनरशिप पर साइन कर देना। रिंकिंग कहता है ठीक है अब जबकि तुमने कहा है तो। वो कहती है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तब रिंकिंग कहता है जब मैंने तुमको वापस पाया तो मैंने इसकी ओनरशिप तुमको दे दी और मैंने सोचा था कि तुम्हें ये बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा और ठीक वैसा ही हुआ और तुम इस बालकनी से बहुत ही अच्छी अच्छी पेंटिंग बना सकती हो और यहाँ से दिख रहा व्यू बहुत ही बढ़िया है। और जेफ्यू यही वो चीज है जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, तुम इसके लिए मना मत करना। तब जेफ्यू कहती है हाँ तुम्हारा शुक्रिया। और अब चलो जेफ्यू खाना खाने चलते हैं, कल मुझे एक बिजनेस ट्रिप पर जाना है। तब जेफ्यू कहती है क्या एक बिजनेस ट्रिप पर, लेकिन तुम्हारी बिजनेस ट्रिप तो पहले से ही चालू है ना। और फिर रिंकिंग कहता है बेवकूफ लड़की हम दोनों अभी अभी एक साथ वापस आए हैं और क्या जेफ्यू तुम मुझसे दूर रह पाओगी। वो कहती हाँ मैं रह सकती हूँ। ये सुनती रिंकिंग चौंक जाता है और फिर जेफ्यू उसके सर को थपथपाती हुई कहती है
ठीक है, मैं तुमको बहुत ही ज्यादा मिस करूंगी रुइंकिंग। तब रुइंकिंग कहता है हाँ, और फिर सीन सिर्फ टितर में शॉप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जेफ्यू हैरानी से कह रही होती है ये व्यक्ति यहाँ पर क्या कर रहा है। अरे हाँ, मुझे याद आया। और फिर वो उससे कहती है ठीक है, तो आज हमारा पहला लेसन शुरू करेंगे। फिर रोंग कहते टीचर मैं पैलेट नहीं पकड़ सकता। ये सुन जेफ्यू मन में कहती है क्यों, क्या तुम्हारे हाथ टूटे हुए हैं? और फिर रोंग आगे कहते टीचर इसे देखिए, ये बहुत ही ज्यादा डगमगा रहा है। टीचर टीचर। और उसकी ये सब बातें सुन जेफ्यू गुस्से से कांपते हुए मन में कहती है नॉन स्टॉप। और फिर सीन सिर्फ टितर में क्लास के बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ जेफ्यू किसी से कह रही होती है मेरी कैपेसिटी लिमिटेड है, तो क्या आप रोंग के लिए कोई और टीचर ढूंढ सकती है? तभी रोंग उसके पास आकर उससे कहता है मुझे आपकी क्लास पसंद है और आपके जैसा कोई भी टीचर नहीं हो सकता। फिर जेफ्यू उसका हाथ हटाती हुई कहती है बेवकूफ। वो कहता है तुम दिखावा करना बंद करो, मैं ये बात अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम रुइंकिंग की लवर हो, तुम उसके लिए सिर्फ एक ऑप्शन हो और कुछ नहीं। वो सिर्फ एक मनुष्य है जो कि अपनी मॉम की डेथ का और अपनी पत्नी की डेथ का कारण बना। इस पर जेफ्यू से कुछ नहीं कहती और फिर वो पलटती है और चिल्लाते हुए कहती है तुम मेरा पीछा करना बंद करो, तुम सिर्फ एक नाजायज बेटे हो और कुछ नहीं। फिर रोंग गुस्से से उसकी ओर हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है तुम बिच, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझ पर चिल्लाने की? और रोंग के धक्का देने से जेफ्यू नीचे गिर जाती है और आवाज सुन वहाँ आए हुए लोग उस तरफ देखने लगते हैं। और फिर कोई कहता है क्या हुआ? फिर दूसरा कोई कहता है क्या वो लड़की को परेशान कर रहा है? चलो चलो चलकर देखते हैं कि क्या हुआ है। वहीं रोंग चिल्लाते हुए कह रहा होता है तुम बिच, तुम अपनी बकवास करना बंद करो, तुम बस ये जानती हो कि एक व्यक्ति को किस तरह सेड्यूस किया जाता है, और अब आगे अगर तुमने कुछ भी कहा तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। और फिर जेफ्यू रोती हुई कहती आखिरकार तुम मुझे मार क्यों रहे हो? मैंने तो बस तुम्हें तुम्हारे साथ डेट पर जाने के लिए मना किया। और वहीं बाकी लोग उसकी वीडियो बनाते हुए कहने लगते हैं वो कमीना इंसान, उसने उस लड़की को इसलिए मारा क्योंकि उसने उसके साथ डेट पर जाने से मना कर दिया। वो सच में कितना कमीना है, मैं तो अब जाकर उसकी रिपोर्ट करूंगी। और उनकी ये सब बातें सुन रोंग चिल्लाते हुए कहता है मैंने उसे नहीं मारा। और फिर तभी जेफ्यू आगे कहती है तुम बहुत ही दिनों से मेरा पीछा कर रहे हो और मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, उसके बाद से तुम लगातार मुझे परेशान करते आ रहे हो। तभी रोंग चिल्लाती हुई कहते है तुम बीच अपनी बकवास करना बंद करो। और फिर वहाँ खड़े लोग कहने लगते हैं हमें उस लड़की को न्याय दिलाना चाहिए। तब दूसरी लड़की कहती है हाँ, हम उस कचरे को इस तरह जाने नहीं दे सकते। और उनकी ये सब बातें सुन वो घबरा जाता है। और फिर सीन सिर्फ टितर में कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर रोंग कह रहा होता है मैं घर वापस आ गया। और वहीं उसके सामने उसके डैड खड़े हुए होते हैं और वो उसे चिल्लाते हुए कहते हैं आखिरकार मैंने तुम जैसे कायर को जन्म कैसे दिया जो कि एक लड़की पर हमला करता है। तब रोंग कहता है नहीं डैड, ऐसा नहीं है, मैंने इसके बारे में सोचा था लेकिन मैंने सच में ऐसा कुछ भी नहीं किया। और वो लड़की खुद ही जमीन पर गिर गई और वो सिर्फ मुझे फंसा रही है। और फिर उसके डैड कहते मैंने अभी थोड़ी देर पहले वकील से बात करी लेकिन उस लड़की ने मुआवजे के लिए नहीं कहा और तुम कह रहे हो कि वो कोशिश कर रही है तुम्हें फंसाने की। और फिर वो कहते डैड वो, और तभी उसके डैड उसकी बात करते हुए कहते मैंने इस मामले को दबाने की कोशिश करी लेकिन कोई भी बात नहीं बनी और अब हर जगह तुम्हारी ये खबर फैल चुकी है और तुम्हारा बड़ा भाई सच में बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है और तुम तो बस दिन ब दिन हमारे लिए बड़ी बड़ी मुसीबत खड़ी करते जा रहे हो। तुम बिजनेस करने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो लेकिन मुसीबत खड़ी करने में बहुत ही बढ़िया हो। रोंग गुस्से से कहता है डैड आपको ऐसा लगता है कि दुनिया में सबसे अच्छा रुइंकिंग है तो आपने उसके साथ उस दिन इस तरह का बर्ताव क्यों किया जैसे कि वो कोई चोर हो? उसकी ये बातें सुन डैड उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हुए कहते हैं तुम। वहीं रोंग कह रहा होता है डैड मैं बिल्कुल भी गलत नहीं हूँ। और फिर उसके डैड रुकते हुए कहते हैं मैं तुम्हें एक नई कंपनी में काम देने वाला था लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि तुम इसके लायक नहीं हो, ना ही तुम में कोई काबिलियत है और रोंग बेहतर होगा कि तुम इस बारे में कुछ सोचो। तो वो कहता है डैड। और जेफ्यू सामने लगे इस देख हैरानी से मन में कहने लगती है ऐसा हो सकता है कि रुइंकिंग वापस आ गया हो। तभी रुइंकिंग आती हुई कहते हैं जेफ्यू तुमने नहीं कहा था कि तुम जियाओ भाई की सर्जरी में उसके साथ होंगी? की आवाज सुनते ही जेफ्यू पीछे घूमती है और उसे गले लगा लेती है और रुइंकिंग कहता है अरे तुम तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो। और फिर वो आगे कहती है रुइंकिंग मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझे सरप्राइज दोगे। फिर रुइंकिंग कहता है दरअसल मैं तुमको कॉल करने वाला था
था, लेकिन मेरे मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी। जेफ्यू कहती इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये सरप्राइज मेरे लिए बहुत ही बढ़िया था। फिर रोइंकिंग कहता है वैसे जेफ्यू जियाओ भाई कैसा है अब? तब वो कहती उसकी सर्जरी बहुत ही बढ़िया हुई और उसे जल्दी ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज दे दिया जाएगा। वो कहते है अच्छा, और वैसे जेफ्यू रोंग के साथ क्या हुआ, क्या उसने तुमको धमकाया? तब वो कहती नहीं, लेकिन मुझे इस बात का डर था कि कहीं वो मुझे चोट न पहुंचा दे, इसलिए मैं खुद ही जमीन पर गिर गई और इस तरह का बर्ताव किया जैसे कि उसने मुझे मारा हो। और रोइंकिंग तुम तो जानते ही हो कि मैं एक्टिंग करने में कितनी ज्यादा बढ़िया हूँ। वो उससे कहता है हाँ मुझे पता है, तुम ऐसा करने में बेस्ट हो। फिर जेफ्यू गुस्से में कहती है मैं उसे आसानी से छोड़ देने वाली थी, लेकिन उसने कहा कि तुम अपनी मॉम की डेथ का और अपनी पत्नी की डेथ का कारण हो। और फिर वो उसके चेहरे को छूते हुए कहता है ओ मेरे छोटे से पंख। और जेफ्यू मुझे तुम्हारी बहुत ही ज्यादा याद आई। वो कहती है हाँ मुझे भी, और फिर वो दोनों किस करने लगते हैं। रोइंकिंग कहता है एक मिनट रुको जेफ्यू, मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेकर आया हूँ। और फिर वो उसे गिफ्ट दिखाता है और जेफ्यू कहती है वाव ये कितना ज्यादा खूबसूरत है। फिर वो आगे कहता है जब मैंने इस नेकलेस को देखा तो मुझे लगा कि ये नेकलेस तुम पर सूट होगा। फिर जेफ्यू कहती है रोइंकिंग मेरे पास भी तुम्हारे लिए गिफ्ट है। और फिर जेफ्यू जाकर उसके लिए वो गिफ्ट लेकर आती है और उस गिफ्ट को देख रोइंकिंग थोड़ा हैरान हो जाता है और कहता है जेफ्यू तुमको अपनी स्किल्स लोगों के सामने रखनी चाहिए और नान की तुलना में तो तुम्हें मास्टर होना चाहिए। वो कहती है हाँ बिल्कुल, अगर मुझे मौका मिला तो मैं ये बनना चाहूंगी, लेकिन अगर जब तक कोई मौका नहीं मिलता तो जबरदस्ती करने का कोई फायदा नहीं है। मैं इस सब में ही खुश हूँ। और फिर रोइंकिंग उसके माथे पर किस करती हुई कहते है तुम्हारा शुक्रिया हनी, और मुझे ये बहुत ही ज्यादा पसंद आया। और फिर सीन शिफ्ट तरह में नेक्स्ट दिखाया जाता है जहाँ रोइंकिंग ने अपने ऑफिस में जेफ्यू की वो पेंटिंग लगवाता है। तभी वहाँ पर एक व्यक्ति आते हुए कहता है रोइंकिंग तुमको मेरी मदद करनी होगी, हाल ही में मेरी कंपनी कुछ अच्छा नहीं कर रही है। और तभी उसकी नजर उस पेंटिंग पे पड़ती है और हैरानी से कहते हैं रोइंकिंग क्या इस पेंटिंग में दिख रहा व्यक्ति तुम हो? वो कहता है हाँ, और तुमको ये पेंटिंग कैसी लगी? वो व्यक्ति कहता है हालांकि ये तुम ही हो, और इस पेंटिंग को देखकर ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति की ये पेंटिंग हो, और साथ ही वो व्यक्ति स्मार्ट वर्क करता हो। और वो व्यक्ति हैरानी से कहता है वैसे इस पेंटिंग को बनाया किसने है? तब रोइंकिंग कहता है मेरी पत्नी ने। तुम्हें क्या लगता है कि उसकी ये कला का क्या वैल्यू होना चाहिए? फिर वो व्यक्ति कहता है मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरे पास जितने कलाकार हो उतना ही बढ़िया, और अगर पॉसिबल हो सके तो मिसेस लियान से कहिएगा कि वो मेरे लिए एक पेंटिंग बना दे। उस पेंटिंग का आप मुझे प्राइस बताइएगा, मैं उस पेंटिंग को अपने डैड को गिफ्ट देना चाहता हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि वो उस पेंटिंग को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होंगे। तब रोइंकिंग कहता है हाँ ठीक है। और फिर सीन शिफ्ट होकर जेफ्यू हमें उसके डैड के घर पर दिखाई जाती है, जहाँ पर उसके डैड उससे कह रहे होते हैं जेफ्यू अभी तो कुछ ही दिन हुए हैं, तुम दोबारा मुझसे मिलने यहाँ आ गई, और ये लो सबसे पहले तुम ये एप्पल खा लो, मैं बाद में तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगा। और फिर जेफ्यू एप्पल खाती हुई कहती है डैड मुझे आपसे कुछ पूछना था, आपको ये बात पता थी कि लियान रोंग परिवार में शादी करने वाली है? इसी के साथ साथ आपको ये बात भी पता थी कि लियान मेरी जुड़वा बहन है, फिर भी आपने मुझे दुल्हन बनने के लिए कहा। इस पर उसके डैड शांत हो जाते हैं। और फिर आगे जेफ्यू कहती है डैड क्या ऐसा हो सकता है कि आपने जानबूझकर मुझे वहाँ पर दुल्हन बनने के लिए कहा हो? तब उसके डैड कहते नहीं मुझे भी तभी एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है, जब मैंने रोइंकिंग पर गौर किया और मुझे पता चला कि उसकी मंगेतर बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखती है, और फिर मैंने अनुमान लगाया कि वो तुम्हारी बड़ी बहन थी। फिर जेफ्यू कहती है तो फिर आप शुरुआत में लीमिंग की कॉपी करना क्यों चाहते थे? तब वो कहते लीमिंग की कॉपी करना तो सिर्फ एक बहाना था, दरअसल मुझे तो लियो मेंगाई की मौत का कारण पता करना था, और लुओज ने मुझसे कहा था कि वो अचानक बीमार पड़ गई थी, लेकिन जब मैं उसे आखिरी बार मिला था तब वो बिल्कुल ठीक थी। उनकी ये बातें सुन जेफ्यू कांपती हुई कहती है तो आप हमेशा से ही ये जानना चाहते थे कि उसकी मृत्यु क्यों हुई? तो मैं वहाँ पर पेंटिंग के कारण नहीं बल्कि सबूतों को ढूंढने के कारण थी। फिर डैड कहते मैंने पहले भी कहा है कि ये सिर्फ एक इत्तेफाक था और कुछ नहीं सच में। और फिर सीन शिफ्ट होकर जेफ्यू और रोइंकिंग हमें एक होटल में दिखाए जाते हैं, जहाँ पर जेफ्यू कह रही होती है आज मैं अपने डैड से मिलने गई थी और उनसे कुछ पूछा भी। वहीं रोइंकिंग हैरान होता है, और तभी जेफ्यू चम्मच टेबल पर रखती हुई कहती है क्या तुम में बिल्कुल भी एक्साइटमेंट नहीं है कि मुझसे लीमिंग की कॉपी बनाने के लिए झूठ क्यों बोला गया था? उन्होंने मुझसे कहा कि उनको तुम्हारी मॉम की मृत्यु का कारण जानना था, और तुमको
भी अपनी मॉम की डेथ पर शक है ना, तो क्या इतने सालों में तुम्हें कुछ भी नहीं मिला? तब रुइंकिंग कहते हैं मुझे उस समय लगा कि शायद मेरे डैड और मेरी सौतेली माँ ने मेरी मॉम की हत्या कर दी और मुझे जानबूझकर पढ़ाई के लिए विदेश भेज दिया, और मुझे लगता था कि वो दोनों मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। और फिर जेफ्यू कहती है तो फिर क्यों ना रुइंकिंग हम तुम्हारी मॉम की डेथ का कारण जानने की कोशिश करें। वो कहता है हाँ ठीक है, और रुइंकिंग जेफ्यू से कह रहा होता है जेफ्यू तुम मेरे साथ आओ, मेरे घर पर कुछ ऐसा है जिसे सुलझाना है। तब जेफ्यू कहती है हाँ ठीक है, और फिर रुइंकिंग उसके माथे पर किस करते हुए कहता है तुम्हारा शुक्रिया। और फिर सीन शिफ्ट होता में कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर रुइंकिंग कॉल पर कह रहा होता है कल के बाद मेरे डैड छोटे पंख पर जरूर कुछ कदम उठाएंगे, तो तुम किसी से कहकर उन पर नजर रखवाओ। सामने वाला व्यक्ति कहता है हाँ ठीक है बॉस मैं समझ गया। और फिर सीन शिफ्ट तरह में नेक्स्ट दिखाया जाता है जहाँ पर रुइंकिंग के घर पर उसके डैड कह रहे होते हैं रुइंकिंग का आज मुझे कॉल आया था और उसने कहा कि वो आज किसी लड़की को यहाँ घर पर लाने वाला है। उनकी वाइफ कहती है चिंता मत करो रुइंकिंग समय पर आ जाएगा। और फिर रुइंकिंग जेफ्यू को लेकर वहाँ पहुँच जाता है और कहता है डैड यही वो लड़की है जिसे मैं आपको दिखाना चाहता था, ये एक टीचर है। और उसे देख डैड मन में कहने लगते हैं ये तो बिल्कुल उसी की तरह दिखती है। और फिर वो आगे कहते क्या एक आर्ट टीचर, और वैसे तुम्हारी फैमिली क्या करती है? तब रुइंकिंग कहता है उसके डैड एक एक्सेसरी स्टोर को मैनेज करते हैं। और उसके डैड जेफ्यू को घूरने लगते हैं और उन्हें इस तरह देखता देख जेफ्यू रुइंकिंग के पीछे चली जाती है। और फिर रुइंकिंग जेफ्यू को आगे करते हुए कहते है तुम चिंता मत करो, मेरे डैड बहुत ही ज्यादा सख्त है। उनके बाजू में जो बैठी हुई है वो मेरी सौतेली माँ है, और इसी के साथ साथ मेरा एक छोटा भाई भी है और वो इस वक्त मेरे ख्याल से घर पर नहीं है। फिर जेफ्यू कहती है हेलो आंटी। वो कहती है चलो शेफ ने खाना बना लिया है, चलो चलकर खाना खाते हैं। और फिर वो सभी लोग हमें डिनर टेबल पर दिखाए जाते हैं और जेफ्यू की सौतेली माँ कहती है मिस जेफ्यू प्लीज आप शर्माए ना, और ये घर का बना हुआ खाना है, पता नहीं आपको पसंद आएगा भी या नहीं। रुइंकिंग ने वैसे तुम्हारे बारे में कभी भी मेंशन नहीं किया। और फिर रुइंकिंग के डैड कहते हैं मिसेस जेफ्यू क्या मैं आपसे स्पष्ट रूप से पूछ सकता हूँ कि तुम्हारे मॉम डैड क्या करते हैं? रुइंकिंग ने अच्छी तरह से स्पष्ट नहीं किया। तब जेफ्यू कहती है मेरी मॉम नहीं है और मेरे डैड ने मुझे गोद लिया था। मेरे डैड छोटा सा एक स्टोर चलाते हैं जिसमें घर का सजावट के सामान बनाते हैं और मैं एक आर्ट की एक्सपर्ट हूँ। डैड कहते तो फिर तुम्हारी मुलाकात रुइंकिंग से कैसी हुई और कब? तब जेफ्यू कहती है मेरा दोस्त हॉस्पिटल में एडमिट था और तभी मेरी वहाँ मिस्टर रुइंकिंग से मुलाकात हुई, और जब उन्होंने मुझे देखा तब वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे। और फिर उन्होंने मुझे बताया कि उनकी पत्नी की शक्ल बिल्कुल मेरी तरह दिखती थी। फिर मॉम कहती और यही तो रुइंकिंग का एक वीक पॉइंट है, और वो उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करता था, और यही एक अच्छी बात भी है और एक बुरी बात भी है। और प्लीज आप ये बात समझिए कि अभी भी उसके मन में उसकी पत्नी ही है। और फिर जेफ्यू ब्लश करती हुई कहती है ये ठीक है और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत है, और मुझे उसकी यही पर्सनालिटी तो बहुत ही ज्यादा पसंद है, और मुझे ये बात बहुत ही ज्यादा पसंद है कि वो अपनी पत्नी को कितना ज्यादा प्यार करता है। और उसकी ये बातें सुन रुइंकिंग मन में कहने लगता है ये तो हुईरू की लाइन है ना। और जेफ्यू की बातें सुन मॉम हंसती हुई कहती है हाँ बेशक हमारा यंग मास्टर बहुत ही ज्यादा स्नेही है, और इसके अलावा वो बहुत ही ज्यादा अमीर है और सुंदर भी, और कौन ही होगा जो उसे पसंद नहीं करेगा। फिर जेफ्यू कहती है आंटी हम कलाकारों के लिए पैसा बादल की तरह है, पैसा सच्चा प्यार नहीं खरीद सकता, और क्या आपने अंकल से सिर्फ इसलिए शादी की क्योंकि उनके पास पैसा था? ये सुनते ही वो शांत हो जाती है, और फिर तभी रुइंकिंग उससे कहता है जी बनो सबसे पहले खाना खा लो, उसके बाद तुम मॉम से बात करना। तब जेफ्यू कहती है हाँ ठीक है, और वहीं वो दोनों शांति से उन्हें देख रहे होते हैं। फिर सीन शिफ्ट तरह में कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर जेफ्यू रुइंकिंग से कह रही होती है मैंने सोचा था कि तुम ये चाहते हो कि मैं वापस आकर तुम्हारी मॉम की मृत्यु का कारण ढूंढने में तुम्हारी मदद करूँ। और फिर वो मन में कहने लगती है और इसीलिए ये व्यक्ति मेरा बलिदान देने के लिए मुझे यहाँ घर लेकर आया। और फिर रुइंकिंग कहता है मैं अपनी मॉम की देखभाल करने में सक्षम नहीं था, और इसीलिए मैं नहीं चाहता था कि तुम इन सब गंदी चीजों में फंसो, तो बस यही चाहता हूँ कि तुम खुश रहो। फिर जेफ्यू
चुप कराती हुई कहती है मुझे पता है और मैं नहीं चाहती कि तुम दुखी हो, और अगर यहाँ पर किसी ने तुम्हारा सम्मान नहीं किया उसे बहुत ही ज्यादा पछताना होगा, और मैं नहीं चाहती कि आप इस प्रकार की भावनाओं के साथ जीते रहे। और बस एक बार जियो बाई को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाए उसके बाद मैं फ्री हो सकती हूँ, और समय आने पर हम एक प्लान बनाएंगे जिससे हम सुराग ढूंढ सके। और उस समय जब मुझे फंसाया गया था तब मैंने पहले ही तुमसे और मेरे डैड से बदला ले लिया था। और अब अगला नंबर वांग ली चैन का होगा। और रुइंकिंग में यहाँ पर बहुत ही अच्छा फील कर रही हूँ। फिर रुइंकिंग एक पेंटिंग के पास जाती हुई कहते है बेबी क्या तुमने ये सब खुद बनाया? अब जेफ्यू कहती है हाँ, तुमने ऐसा क्यों पूछा? रुइंकिंग कहते है तो फिर चलो एक आर्ट गैलरी खोलते हैं। वो कहती है पर क्यों? तब वो कहता है क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो और तुम्हारे पास इतनी अच्छी कला है तो लोगों को तुम्हारी कला देखनी चाहिए। और फिर जेफ्यू ब्लश करती हुई कहती है तुम ऐसा मत कहो, मुझे बहुत ही ज्यादा शर्म आ रही है। और फिर रुइंकिंग कहता है मैंने क्यूली के साथ एक सहयोग किया है, हम कुछ आर्ट में इन्वेस्ट करेंगे। जेफ्यू बस तुम ये मान लो कि तुम गैलरी बनाने में मेरी मदद कर रही हो। तब जेफ्यू कहती है हाँ ठीक है, लेकिन मेरे पास ज्यादा आर्ट पीसेस नहीं हैं। रुइंकिंग कहता है कोई बात नहीं, मेरी अभी कुछ दिनों की छुट्टियां लगने वाली है तो चलो पहाड़ों पर चलते हैं जहाँ पर मेरी मॉम गई थी। वहाँ जाकर तुम पेंटिंग करना तो तुम्हें वहाँ पर इंस्पिरेशन भी मिल सकती है। तब वो कहती है हाँ ठीक है। और फिर सीन शिफ्ट तरह में नेक्स्ट डे दिखाया जाता है जहाँ पर अंकल जेफ्यू से कह रहे होते हैं यंग मास्टर को देखे हुए बहुत ही लंबा समय हो चुका है, लगभग 1 साल होने पर आया है। और फिर जेफ्यू हैरानी से कहती है अंकल झेंग, आंटी झेंग आप? फिर आंटी कहती है तुम इतनी ज्यादा पतली क्यों हो गई, लगता है कि मुझे तुम्हारे लिए कुछ स्वादिष्ट बनाना होगा। और फिर रुइंकिंग जेफ्यू के पास आकर उसका हाथ पकड़ती हुई कहते है जेफ्यू क्या तुम्हें अभी भी दर्द हो रहा है? अब जेफ्यू कहती है हाँ ये एक पुरानी समस्या है, मैं पूरे दिन भर कार में बैठी रही इसलिए थोड़ा दर्द हो रहा है। और आंटी कह रही होती है क्या कमर में दर्द हो रहा है? ये प्रेगनेंसी से उभरने की प्रक्रिया है और मेरे गाँव में एक चीनी डॉक्टर है तो मैं तुम्हें वहाँ पर ले चलूंगी, और एक बार जब उसकी दी गई हुई दवा तुम लोगी तो निश्चित रूप से ठीक हो जाऊंगी। और फिर रुइंकिंग कहता है तो फिर चलो। और फिर सीन शिफ्ट होकर वो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं और आंटी कहती है ये रहे डॉक्टर झाओ, और प्लीज डॉक्टर इस लड़की की कमर में दर्द है तो आप इस पर एक नजर डालिए। और फिर डॉक्टर झाओ जेफ्यू का हाथ चेक करते हुए कहते युवाओं तुम लोग जानते हो कि अपने शरीर को किस तरह खराब करना है। उनकी ये बातें सुन रुइंकिंग कहता है डॉक्टर झाओ क्या बहुत ही ज्यादा सीरियस बात है? और फिर डॉक्टर कहते क्या तुम्हें कभी बीमारी या कभी कोई चोट लगी है? फिर जेफ्यू मन में कहने लगती है अब मैं उनको कैसे बताऊं कि मैं समुद्र में कूद गई थी। डॉक्टर झाओ कहते लीवर और किडनी में कमी है और साथ ही में तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर भी हो तो तुम्हें जल्दी ही ठीक होना होगा, और मैं कुछ दवाइयाँ लिख कर देता हूँ, तुम्हें अपनी पत्नी को इसी टाइम पर खिलाना होगा। तब रुइंकिंग कहता है आपका शुक्रिया डॉक्टर। और फिर डॉक्टर झाओ कहते तुम्हारी मॉम ने कहा था कि तुम्हें मुस्कुराना या बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि ये सच है। और फिर रुइंकिंग हैरानी से कहता है क्या आप मेरी मॉम के बहुत ही ज्यादा करीब थे, लेकिन जब मैं यहाँ पिछली बार आया था तब तो मैंने आपको यहाँ नहीं देखा था। और फिर डॉक्टर झाओ कहता है मैं तुम्हारी मॉम को तब से जानता हूँ जब मैं शहर में रहा करता था, और मैं यहाँ पर सिर्फ 20 साल पहले ही रहने आया हूँ। और इसके अलावा उन्होंने मुझे एक पेंटिंग भी दी थी और अभी भी मैंने उस पेंटिंग को संभाल कर रखा हुआ है। और मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि उस जैसी एक जवान लड़की मेरे जैसे एक बूढ़े आदमी से भी आगे निकल जाएंगी। और फिर सीन शिफ्ट होता में रात का समय दिखाया जाता है जहाँ पर रुइंकिंग और जेफ्यू आसमान की ओर देख रहे होते हैं, और जेफ्यू कहती है ये रात बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है और अब मुझे पहले ही पता चल चुका है कि मुझे अब क्या बनाना है। अब रुइंकिंग कहता है तो फिर ठीक है, मुझे इंतजार रहेगा उस पेंटिंग का। और फिर सीन शिफ्ट तरह में कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर जेफ्यू पेंटिंग कर रही होती है, और वहीं रुइंकिंग उससे कहता है क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि तुमने अभी अभी चांद देखा था? तब जेफ्यू कहती है हाँ। और फिर रुइंकिंग कहता है वैसे ये क्या है? तब जेफ्यू कहती है ये मैदान का किनारा, ये एक विंड टर्बाइन जैसा कुछ है, मुझे पूरी तरह यकीन नहीं है। रुइंकिंग कहते है अच्छा ऐसा है क्या? जब मैं बच्चे के रूप में यहाँ पर आया था तब मैंने अच्छी तरह से ध्यान नहीं दिया था कि वो चीज क्या थी, अब मुझे अच्छी तरह से याद नहीं आ रहा। फिर जेफ्यू कहती है कहीं ये चीज लीमिंग की पेंटिंग से रिलेटेड तो नहीं? रुइंकिंग तुमने मुझे एक बार बताया था ना जब तुम्हारी मॉम लीमिंग की पेंटिंग बना रही थी वो तब तुम्हें यहाँ पर लेकर आई थी, तो मेरे ख्याल से तुम्हें एक बार देखना चाहिए था। रुइंकिंग कहता है जब मैं छोटा बच्चा था तब लीमिंग पेंटिंग नहीं बनी थी और मेरी मॉम ने वो पेंटिंग को मरने से 2 साल पहले ही बनाया था। उन्होंने ये पेंटिंग तब बनाई थी जब वो पूरी तरह से अकेली थी।
और फिर जेफ्यू कहती है तुम्हारी बहन को खो देने के बाद तुम्हारी मॉम कुछ प्लेसेस पे गई होंगी आइसोलेशन के लिए, तो क्या ऐसा हो सकता है कि प्रेग्नेंट होने के बाद तुम्हारी मॉम यहाँ पर छुपी हो? और जेफ्यू की बातें सुन रुइंकिंग उससे कहता है अगर जेफ्यू ये वास्तव में वैसा ही है जैसा तुम कह रही हो तो हमें वहाँ जाना चाहिए। फिर जेफ्यू कहती है और रुइंकिंग क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि डॉक्टर झाओ को इस बारे में कुछ पता होगा? और फिर वो दोनों भागते हुए डॉक्टर झाओ के पास जाते हैं और वो कहते क्या हुआ है, तुम इतने भागते हुए क्यों आ रहे हो? रुइंकिंग कहता है मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, आपने मेरी मॉम को आखिरी बार कब देखा था और क्या उन्होंने आपसे कुछ पूछा था? तब डॉक्टर झाओ कहते है चलो अंदर चलकर बात करते हैं। मैं सदियों से तुम्हारे ग्रैंडफा का पड़ोसी रहा हूँ और मैंने तुम्हारी मॉम को अपनी आंखों के सामने बड़े होते हुए देखा है और 20 साल पहले मेरी पत्नी की लिवर कैंसर से डेथ हो गई। जब तुम्हारी मॉम ने मुझे उदास देखा तो उन्होंने कहा कि ये छोटा सा पहाड़ी वाला गांव बहुत ही ज्यादा सुंदर है और शांति और पेशेंस के लिए बिल्कुल सही है। और मैंने उसे पिछली बार तब देखा था जब वो मुझसे यहाँ मिलने के लिए आई थी और वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, यहाँ तक कि उसकी इमोशनल स्टेज भी ठीक नहीं लग रही थी। जब वो यहाँ पर आई थी तब वो 3 महीने से प्रेग्नेंट थी। कि ये बातें सुन रुइंकिंग कहने लगता है ऐसा लगता है कि मेरी बहन सचमुच मौजूद है और जी बक्सू ने मुझसे झूठ नहीं बोला था। और फिर जेफ्यू कहती और उस बच्चे का क्या आपने उनकी मदद की थी? तब डॉक्टर झाओ कहते हैं पेशेवर को पेशेवर की जरूरत होती है और मैं कोई दाई नहीं हूँ तो मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ भला। और उस दौरान वो हमेशा यही कहती रहती थी कि वो बहुत ही ज्यादा उदास है और एक रात को बाहरी व्यक्ति जो कि इस पहाड़ से नहीं था उसे लेने के लिए आया था और मैंने उसकी देखभाल करने वाले व्यक्ति से सुना कि वो बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल थी और वो हॉस्पिटल जाना चाहती थी। फिर जेफ्यू कहती है तो क्या वो उस दिन उस बच्चे को जन्म देने वाली थी? डॉक्टर झाओ कहते नहीं, उनको सिर्फ 8 ही महीने हुए थे और उस सब के बाद मुझे उसका एक पत्र मिला था और उसने उसमें लिखा था कि वो ठीक है, बस इतना ही। लेकिन फिर भी मैं महसूस कर पा रहा था सिचुएशन उसके हिसाब से ठीक नहीं थी। मैं बाकी दूसरों के बारे में कुछ भी नहीं जानता। और उनकी ये सब बातें सुन रुइंकिंग कहता है आपका शुक्रिया डॉक्टर झाओ। और फिर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और रास्ते में जेफी उससे कहती है रुइंकिंग वो व्यक्ति जिसने तुम्हारी मॉम को ले गया वो मेरे ख्याल से मेरे डैड होना चाहिए, क्योंकि उस समय के दौरान एकमात्र व्यक्ति वही थे जिस पर तुम्हारी मॉम भरोसा करती थी और वो मेरे डैड है। अब रुइंकिंग कहता है लेकिन फिर भी वो ये सब बातें स्पष्ट नहीं कर रहे हैं और तुम्हारे डैड ने कहा था ना कि उन्होंने तुमको पैदा होते हुए देखा, लेकिन तुम तो मेरी बहन नहीं हो। और फिर जेफ्यू कहती है दरअसल मैं तुमको ये बात हमेशा से बताना चाहती थी, जो मेरे डैड कहते हैं उस पर हमेशा भरोसा नहीं किया जा सकता। हो सकता है कि वो सिर्फ बकवास कर रहे हो और तुम इस पर शक कर सकते हो। और रुइंकिंग जेफ्यू से कह रहा होता है कल मैंने अंकल झाओ से इस बारे में पूछा था, ये चीज जो तुम यहाँ पर खड़ी देख रही हो ये चीज कई साल पहले ग्रामीणों को बाढ़ और तूफान को याद दिलाने के लिए ये चीज को यहाँ खड़ा किया गया है, लेकिन वो ईयर कौन सा था इस बारे में किसी को भी कुछ भी नहीं पता। और तुम्हें क्या लगता है कि मेरी मॉम क्यों चिढ़ रही थी? क्योंकि रोंग रिवीलिंग युवा नहीं थे, रोंग याओडे ने इसे बहुत ही अच्छी तरह से छुपाया और उसे अचानक डिस्कवर कर लिया गया। फिर जेफ्यू कहती है लेकिन रुइंकिंग ये सिर्फ हमारा शक है और किसी ने जानबूझकर तुम्हारी मॉम को ऐसा बताने के लिए ऐसा सब किया होगा। रुइंकिंग कहता है मुझे लगता है कि कोई तो बदमाश था जो कि चाहता था कि उसे ज्यादा पावर मिले। अगर ऐसा नहीं होता तो रोंग वाइडे ने इसे पूरी तरह से छुपा दिया होता और इस बारे में किसी को उसने पता भी नहीं चलने दिया होता। फिर जेफ्यू कहती है रुइंकिंग इस बारे में सोचना बंद करो और ये सिर्फ हमारा शक है, ये सब हमारे फैसले को प्रभावित करेगा, तो चलो घर चलते हैं और सूप पीते हैं। तब वो कहता है हाँ ठीक है। और फिर सीन शिफ्ट होकर में 10 दिन बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ वो दोनों कार में कहीं जा रहे होते हैं और वहीं जेफ्यू कह रही होती है समय पलक झपकते ही बीत जाता है। रुइंकिंग कहता है अगर तुम्हें ये पसंद है तो हम समय समय पर यहाँ पर वापस आ सकते हैं। और फिर जेफ्यू कहती है हम वापस जाकर आर्ट गैलरी खोलने वाले हैं, मैं थोड़ी सी नर्वस हूँ। रुइंकिंग कहता है तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम बहुत ही बढ़िया हो जेफ्यू, मुझे पूरा यकीन है कि आर्ट गैलरी सक्सेसफुल रहेंगी। तब जेफ्यू कहती है हाँ। और फिर सीन शिफ्ट होता है जेफ्यू के डैड उससे कह रहे होते मेरी बेटी आखिरकार तुमने आर्ट गैलरी खोल ही ली, और बेटी जब तुम मशहूर हो जाऊंगी तो मैं तुम्हारी सारी पेंटिंग्स बेच दूंगा और पूरी दुनिया घूमूंगा। तब जेफ्यू कहती है आपको मुझ पर बहुत ही ज्यादा भरोसा है। वो कहते हाँ बिल्कुल, आखिरकार तुम मेरी बेटी जो हो, और अगर आज तुम्हारी मॉम तुमको देखती तो वो तुम्हें देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती।
और फिर जेफ्यू कहती है डैड, लुओ मेंगाई को देखने वाले डॉक्टर ने हमें ये बताया कि उसके बच्चे को जन्म देने की संभावना बहुत ही ज्यादा कम थी। और क्या आपने सच में मुझे जन्म लेते हुए देखा? उसके डैड कहते जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा था। ये बात सुनती ही जेफ्यू थोड़ा चौंकती है और कहती है क्या आप हॉस्पिटल गए थे? तो क्या आपने उनको हॉस्पिटल नहीं ले गया था? तब वो कहते हाँ, मैं ही उसे हॉस्पिटल ले गया था, लेकिन क्योंकि हॉस्पिटल के बिल्स भरने थे और पैसे की जरूरत थी तो मैं पैसे लेने के लिए बैंक गया था। जब मैं वापस हॉस्पिटल पहुंचा तो तब तक तुम्हारे और तुम्हारी बहन ने जन्म ले लिया था। फिर जेफ्यू कहती तो क्या वो उस समय हॉस्पिटल में अकेली थी? तब वो कहते वहाँ पर उसकी देखभाल करने के लिए एक नैनी भी थी। तुम्हारे जन्म लेने के बाद ही वो वहाँ से निकल गई थी। उनकी ये बातें सुन जेफ्यू चौंकती हुई मन में कहती है क्या सच में? तो एक नैनी भी थी वहाँ पर। अब हमको आखिरकार एक बड़ा सुराग मिल ही गया और हमें जेफ्यू की आर्ट गैलरी दिखाई जाती है। वहीं टेबल पर ढेर सारे फ्लावर्स और एक रेड कार्ड होता है और ये सब देख जेफ्यू खुश होती हुई कहती है वाओ, क्या मेरे इतने ज्यादा फैंस है। फिर वो दोनों उस टेबल के पास जाते हैं और रुइंकिंग कहते है जेफ्यू इस कार्ड को तो देखो। और फिर जेफ्यू उस कार्ड को ओपन करती है और उसमें सभी लोगों के नाम लिखे हुए होते हैं, जैसे जियो बाई, कीनान, जियो बिक्शु, रुइंकिंग के कुछ दोस्त जैसे कि 11, उसकी वाइफ और हुईरू का भी नाम होता है। और फिर जेफ्यू से कहती है मैं इसे लेना चाहूंगी और उनको अच्छी तरह से धन्यवाद भी देना चाहती हूँ। फिर उसके पास एक मेड आती हुई कहती है मिसेस जेफ्यू, आपकी इच्छा के अनुसार सभी चीज व्यवस्थित कर दी गई है। तब वो उस कार्ड की फोटो लेती हुई कहती है हाँ ठीक है। वहीं दूसरी तरफ रुइंकिंग का दोस्त उसे पेंटिंग देखता देख मन में कहने लगता है रुइंकिंग मेरी मॉम को ट्रिब्यूट देने के लिए अपनी पेंटिंग का इस्तेमाल कर रहा है। फिर वो जाकर उससे कहता है बच्चे सच में तुमको एक खजाना मिल गया है। क्या रुइंकिंग, क्या तुम ये बात जानते हो कि पहले ही इस पेंटिंग को बुक कर लिया गया है? तब रुइंकिंग कहता है हाँ वो एक खजाना है। फिर उसका दोस्त धीरे से कहता है देखो तुम्हारे डैड यहाँ पर आए हैं। वहीं दूसरी तरफ रुइंकिंग के डैड उसकी मॉम की पेंटिंग देख रहे होते हैं और फिर रुइंकिंग उनके पास जाता है और उनसे कहता है डैड ये पेंटिंग बहुत ही बढ़िया है ना? और सच कहूँ तो मुझे याद नहीं है कि मॉम कैसी दिखती थी, लेकिन उसने ये पेंटिंग बनाकर मेरी मदद की। फिर डैड कहते सचमुच वो लड़की बहुत ही प्रतिभाशाली है और ये पेंटिंग। तभी रुइंकिंग कहता है चिंता ना करे, ये पेंटिंग बेचने के लिए नहीं है, उसने ये पेंटिंग सिर्फ मेरे लिए बनाई है और मैंने ये पेंटिंग उसे डिस्प्ले के लिए उधार दी है। और तभी वहाँ जेफ्यू आ जाती है और जेफ्यू को आता देख वो कहते तुम। और फिर जेफ्यू कहती आपका स्वागत है और मेहमान नवाजी में अगर कोई चूक रह गई होंगी तो माफ करिएगा। फिर डैड कहते तुमने सच में बहुत ही ज्यादा मेहनत की है जेफ्यू। और फिर तभी वो व्यक्ति चौंकते हुए कहता है वीना यहाँ पर। और फिर जेफ्यू उनके पास जाकर उनसे कहती है टीचर और ब्रदर आप दोनों का स्वागत है। और फिर जेफ्यू के टीचर उससे कहते तुम मेरी सबसे होनहार स्टूडेंट हो और मैं जिस चीज की सबसे ज्यादा आशा करता हूँ वो ये है कि तुम अपनी ताकत से वो हर चीज प्राप्त कर सकती हो जिसकी तुम हकदार हो। और फिर जेफ्यू कहती आपका शुक्रिया टीचर। और टीचर ये मेरा बॉयफ्रेंड है रुइंकिंग, ये मेरे टीचर है मिस्टर जियांग और ये ऑयल पेंटिंग के एक्सपर्ट है और ये मेरे सीनियर ब्रदर वीनान है। और फिर रुइंकिंग हाथ मिलाती हुई कहता है मिस्टर जियांग बहुत ज्यादा फेमस है और बहुत सारे लोगों के आइडल भी है और मेरी मॉम के आप आइडल थे और जब मैं बच्चा था वो मुझे आपकी आर्ट गैलरी दिखाने ले जाती थी। फिर मिस्टर जियांग कहते क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम्हारी मॉम का नाम क्या था? वो कहता है लियो मेंगाई। और लियो मेंगाई का नाम सुन मिस्टर जियांग चौंकते हुए कहते क्या लियो मेंगाई के बेटे हो? पलक झपकते ही तुम कितने बड़े हो गए हो। और जब मैंने तुम्हारी फोटो देखी थी तब तुम बहुत ही ज्यादा छोटे थे। और फिर रुइंकिंग कहते है मिस्टर वीनान आप जेफ्यू की पेंटिंग के बारे में क्या सोचते हैं? फिर वीनान कहता है मैं उसकी खूबियों के बारे में बात करने की इच्छा नहीं रखता। आखिरकार उसने कभी भी पहले कोई एग्जीबिशन नहीं रखा और न ही उसने इतने सालों की पेंटिंग के तरीकों और तकनीकों पर ध्यान नहीं दिया और उसमें कुछ कमियां हैं और वो कमियां क्या है मैं इसके बारे में टीचर के सामने कुछ नहीं कहूँगा। फिर रुइंकिंग कहता है मिस्टर जियांग ने जेफ्यू की सिर्फ तारीफ की और तुम उसकी कमियां बताने के लिए इतने उतावले हो रहे हो। तुम्हारी ये बातें सुनकर दूसरे लोग ये सोचेंगे कि तुम मिस्टर जियांग से भी ऊपर हो। तब वो गुस्से से कहता है तुम। और फिर मिस्टर जियांग कहते जेफ्यू हमें और पेंटिंग देखने के लिए ले चलो। तब जेफ्यू कहती है हाँ ठीक है। और फिर वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं और वहीं रुइंकिंग जेफ्यू से कहने लगता है मुझे तुम्हारे टेस्ट पर डाउट है।
तुम उसे पहले पसंद करा करती थी। तब जेफ्यू कहती है मैं उस समय अंधी थी, ठीक है। रुइकिंग तुम रोशनी हो और मेरी जिंदगी में आकर तुमने मेरी आंखें खोल दी। तभी कोई आवाज देती हुई कहता है बेटी तुम्हारे डैड यहाँ पर आ चुके हैं तुमको सपोर्ट करने के लिए। और आवाज सुन वो दोनों साइड देखने लगते हैं और फिर वो दोनों ही जोर जोर से हंसने लगते हैं। और रुइकिंग हंसती हुई कहता है हेलो अंकल। फिर जेफ्यू के डैड उसकी ओर आगे बढ़ती हुई कहते ये सब क्या हो रहा है, क्या तुम्हें मैं फैशनेबल नहीं लग रहा जेफ्यू। और फिर रुइकिंग के डैड और जेफ्यू के डैड आमने सामने जाते हैं और कहते तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और क्या ये तुम्हारी बेटी है। तब जेफ्यू के डैड उससे कहते हाँ तो इसमें क्या गलत है, मेरी बेटी ऐसी पेंटिंग बना सकती है और इससे तुम्हें क्या दिक्कत है। फिर रुइकिंग के डैड गुस्से से कहते हैं तुम इतने उतावले मत हो, मैंने ऐसा नहीं कहा कि तुम्हारी बेटी बुरी है। और उन दोनों को इस तरह आपस में बहस करता देख वहीं जेफ्यू घबराती हुई मन में कहने लगती है आखिरकार अब मुझे क्या करना चाहिए। फिर रुइकिंग कहते डैड ये, और तभी जेफ्यू के डैड कहते तुम्हें मुझे इंट्रोड्यूस करने की कोई जरूरत नहीं है, हम पहले ही एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं। वो इस शहर का सबसे अमीर व्यक्ति है रोंग याओडे। उसने एक मालकिन को धोखा दिया और उससे शादी कर ली, ये बात इस शहर में कौन नहीं जानता। और फिर रुइकिंग के डैड कहते हैं ये सही जगह नहीं है जहाँ पर हम दोनों झगड़ा करें और इसके अलावा तुम्हें अपने शब्दों पर भी ध्यान देना चाहिए। और फिर जेफ्यू के डैड कहते अगर तुम ऐसा करने का साहस करते हो तो तुम्हें साहसी होना चाहिए, और अगर तुम नुकसान में हो तो तुम्हें ये नहीं कहना चाहिए कि दूसरों की बातों से तुम्हें कोई समस्या होती है। फिर याओडे कहता है मैं बस तुमसे ये पूछना चाहता हूँ क्या तुम ये बात जानते हो कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। तब वो कहते हाँ मुझे पता है लेकिन मैं इसके लिए सहमत नहीं हूँ। और रुइकिंग के डैड उसकी बातें सुन वहाँ से घूम कर जाते हुए कहते हैं अरे यहाँ पर कुछ दोस्त आए हैं तो तुम यहाँ टाइम लेकर अपना विजिट करो। उसकी ये बातें सुन वो उसे मिडिल फिंगर दिखाते हुए कहता है क्या ये मेरी बेटी का प्रिंटिंग एग्जीबिशन है, तो तुम खुद को मास्टर मत समझो और तुम बहुत ही ज्यादा बूढ़े हो चुके हो। वहीं रुइकिंग और जेफ्यू ये सब देख मन में कहने लगते हैं क्या ये उन दोनों का प्यार है, फिर उन दोनों को एक दूसरे से जलन है। और फिर सीन शिफ्ट तरह में नेक्स्ट डे दिखाया जाता है जहाँ पर वो व्यक्ति रुइकिंग से कह रहा होता है सर बॉस को आपसे कुछ बात करनी है तो उन्होंने आपको नीचे बुलाया है। तब रुइकिंग कहता है मेरे ख्याल से उन्हें जरूर मुझसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी होगी। फिर रुइकिंग नीचे आता है और उनसे कहता है आप खुद यहाँ पर आए तो मेरे ख्याल से आपको जरूर कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी होगी, है ना। याओडे कहते हैं नहीं ये कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं है, ये सिर्फ एक फूड कंपनी का मैटर है और कोई है जो चाहता है कि तुम ओवरऑल सिचुएशन को संभालो। तब रुइकिंग कहता है कुछ दिन पहले मीटिंग में मैंने अपनी राय रख दी थी कि ये मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, मैं इस सब चीजों में शामिल नहीं होना चाहता, और जहाँ तक रही बाकी चीजों की तो मेरे ख्याल से आप उसकी व्यवस्था खुद ही कर सकते हैं। फिर याओडे कहते ठीक है तुम हमेशा वही काम करते हो जिसमें तुमको पूरा यकीन होता है और ये आपका ही फायदा है, और तुम्हारी गर्लफ्रेंड का नाम जेफ्यू है ना। और मैं ये बात नहीं जानता कि तुम्हें ये बात पता है या नहीं कि उसके डैड के साथ मेरे कुछ कनेक्शंस है। तब रुइकिंग कहते हाँ और शायद यही कारण है कि उसके डैड हमारे साथ एक होने के लिए सहमत नहीं हुए। आगे याओडे कहता ये हमारा मामला है और इससे तुम्हारा और तुम्हारी गर्लफ्रेंड का कोई लेना देना नहीं है। वो यंग था तो वो तुम्हारी मॉम का प्रशंसक था और मेरा कॉम्पिटिटर था, और इसीलिए मुझे उसकी बेटी पर पूरा यकीन नहीं है, तो इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम्हें शादी के बारे में एक बार फिर से सोचना चाहिए। अब रुइकिंग कहता है आपको इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा, और मैं उसे पसंद करता हूँ और इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। जहाँ तक रही आपके और जीबीयू के बीच की नाराजगी का सवाल, तो ये आप दोनों के बीच का मामला है, इसमें हम लोगों को आप मत घसीटिए। याओडे कहता है अगर तुम मेरी बात नहीं मानते हो तो तुम हमारे घर में एंटर नहीं हो सकते। अब रुइकिंग कहते हैं हाँ ठीक है, वैसे भी हमें रहना भी वहाँ पसंद नहीं है। उसका ये जवाब सुन याओडे कहता है तुम रुइकिंग अतीत में ये सब बातें इतनी सरल नहीं थी जितना कि तुम सोच रहे हो, मेरी भी कुछ अपनी कठिनाइयाँ थी। फिर रुइकिंग कहता है मुझे नहीं लगता कि कोई व्यक्ति जब अपनी वाइफ को धोखा देता है तो उसे खास तौर की कोई कठिनाइयों की जरूरत नहीं है, और आपने ये किया है तो आपको इसे स्वीकार करना चाहिए, और एक व्यक्ति का यही तो रवैया होता है ना। और फिर सीन शिफ्ट होता रुइकिंग हमें जेफ्यू के पास दिखाया जाता है और वो उससे कह रहा होता है हनी रोंग याओडे मुझे धमकाने के लिए मेरे ऑफिस आया था। तब जेफ्यू कहती है तो मुझे क्या करना चाहिए, क्या तुम्हारे लिए मुझे उसे पीटना चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्हें तुम्हारे डैड से नफरत है और वो तुम्हें रोंग परिवार के घर में नहीं आने देगा, और उन्होंने मुझे शादी के बारे में फिर से एक बार सोचने के लिए कहा। तब जेफ्यू
कहती है तो क्या तुम इसके बारे में फिर से सोच रहे हो? तब रुइंकिंग कहता है नहीं, और मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है। हालांकि मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन वो मेरे लिए निर्णय नहीं ले सकते। और क्या जेफ्यू, कल तुम मेरे साथ घर चलोगी? तब जेफ्यू कहती है रुइंकिंग, तुम बिल्कुल एक बच्चे की तरह बर्ताव करने लगे हो, और तुम इस मौके का फायदा उठाकर मुझे वापस वहाँ ले जाना चाहते हो, है ना? तब रुइंकिंग कहते है सच में तुम बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हो। फिर जेफ्यू कहती है तो फिर ठीक है, जो कोई भी मेरे डैड को तंग करेगा मैं उसे कष्ट दूंगी। और फिर सीन शिफ्ट में रॉन्ग फैमिली का घर दिखाया जाता है, और वहाँ पर ट्रक देख रुइंकिंग की मॉम हैरानी से कहती है ये ट्रक किसका है? और फिर उनके सामने एक व्यक्ति आता है और कहता है हम चलती फिरती कंपनी से हैं। तब वो कहती है तुम्हें यहाँ किसने काम पर रखा है? भी वहाँ पर क्या मिंग आती हुई कहता है क्या यहाँ पर वो कार आ गई? और फिर वो थोड़े गुस्से में कहती है क्या मिंग, क्या तुम बहुत ही ज्यादा साहसी हो गए हो? अगर तुम चाहते हो तो कहीं और जाकर रह सकते हो, लेकिन रॉन्ग परिवार के घर में तुम इस तरह की ये कार नहीं ला सकते। और क्या यंग मास्टर बहुत ही ज्यादा दयालु है तुम्हारे प्रति, तो क्या तुम अपनी खुद की मनमानी करोगे? तब क्या मिंग कहता है मैडम यंग मास्टर ही आने वाले हैं, मैं नहीं। वो कहती है क्या यंग मास्टर यहाँ मूव होने वाले हैं? और तभी वहाँ जेफ्यू आती हुई कहती है हेलो आंटी, और उसे वहाँ देख वो मन में कहने लगती है अच्छा तो यंग मास्टर नहीं है जो कि मूव हो रहे हैं, बल्कि ये बिच है। और फिर वो दोनों एक दूसरे को तेज नजरों से देखने लगते हैं, और जेफ्यू कहती है मैं जिस जगह पर रह रही थी वहाँ पर हाल ही में रेनोवेशन हो रहा है, और इसलिए मैं यहाँ पर कुछ दिन के लिए रहने के लिए आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि इससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और फिर रुइंकिंग की मॉम कहती है इस घर में हर कोई नहीं आ सकता, और क्या तुम अपनी पहचान के बारे में नहीं सोचती? और फिर जेफ्यू कहती है क्या हम पालतू जानवर नहीं रख सकते? ये तो बहुत ही ज्यादा एनोइंग है, लगता है कि मुझे बात करनी ही होगी इस बारे में उनसे। और ये कहकर वो आगे बढ़ जाती है, और फिर वो पीछे से कांपते हुए कहती है ब्लडी बीच। और फिर सीन शिफ्ट होकर जेफ्यू हमें वेस्ट विंग में दिखाई जाती है, जहाँ पर आंटी कोई आती हुई कहती है यंग मास्टर ने मुझे आपकी अच्छी तरह से देखभाल करने के लिए कहा है, और मुझे नहीं पता था कि आप वापस आ गई हो। और फिर वो उनकी तरफ देखती हुई कहती है आंटी क्या आप ये बात जानती हो कि रुइंकिंग की मॉम की मृत्यु कैसी हुई थी? उसकी ये बातें सुन वो थोड़ा सा चौंकती है और कहती है क्या यंग मास्टर ये बात जानना चाहते हैं? और मैंने उनको ये बात पहले भी कही है कि उस समय में घर के अंदर नहीं थी, और फिर जब मैं वापस अंदर आई तो मैंने देखा कि उनकी मॉम रोती हुई बाहर आ रही थी। वो एक आपातकालीन स्थिति थी, लेकिन जब मैं बाहर गई तो वो ठीक थी। और आंटी कुई की बातें सुन जेफ्यू उनसे कहती है तो इसका मतलब ये है कि उस समय घर के अंदर सिर्फ रॉन्ग याउडे था। और फिर आंटी कोई कहती है हाँ, और जब मैडम खतरे में थी तो वो घर के अंदर अकेले थे, लेकिन मैंने एल्डर मास्टर को इसके बारे में कभी नहीं बताया, और उसने शायद इसके बारे में दूसरों से सुना होगा। और फिर सीन शिफ्ट तरम रुइंकिंग की सौतेली माँ को देखते हैं, जो कि मन में कह रही होती है जेफ्यू। और फिर तभी वहाँ एक मेड आती हुई कहती है मैडम आपका डिनर, और उसे अचानक कहता देख वो घबरा जाती है, और उसके हाथ से वो कप नीचे गिरकर टूट जाता है। और फिर वो उसे चिल्लाती हुई कहती है तुम आवाज के बिना क्यों चल रही हो? क्या तुम मुझे डराकर मार डालना चाहती हो? और फिर वो मेड कहती है मैडम मैंने आपको कई बार आवाज दी, लेकिन आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। फिर वो आगे कहती है क्या तुमने वेस्ट विंग के बारे में पता किया? वो बिच क्या कर रही है? तब वो मेड कहती है मिसेस जेफ्यू तीसरी मंजिल के एक रूम में पेंटिंग बना रही है, और यंग मास्टर वहाँ पर किसी को भी जाने की अनुमति नहीं देते हैं। और फिर वो मन में कहने लगती है अरे वो तो लियो मेंगाई के पहले का स्टूडियो है ना, और आखिरकार रुइंकिंग करना क्या चाहता है? और फिर तभी उसकी नजर किसी पे पड़ती है और वो चिल्लाने लगती है, और फिर हम देखते वो जेफ्यू होती है, और वो कहती है आंटी आखिरकार आप क्यों चिल्ला रही है? आपने तो सच में मुझे डरा ही दिया। और वो कांपते हुए कहती है तुम। और फिर जेफ्यू कहती है मैं सिस्टर टिंग की तलाश कर रही थी, लेकिन वो मुझे नहीं मिली, और मुझे एक गिलास पानी चाहिए था और मुझे कोई नहीं मिला। और फिर वो उनके पास जाती हुई कहती है वैसे आप क्यों डर रही है? आपने ऐसा क्या किया है जो आपको डरना पड़ रहा है? इस पर वो उनसे कुछ नहीं कहती। और फिर सीन शिफ्ट तर वो सभी लोग हमें डिनर टेबल पर दिखाए जाते हैं, जहाँ पर रुइंकिंग अपने डैड से कह रहा होता है डैड जेफ्यू जिस क्वार्टर में रह रही थी वहाँ पर रेनोवेशन हो रहा है, तो इसीलिए वो कुछ समय के लिए यहाँ घर पर ही रहेंगी।
उसके डैड हैरानी से कहते हैं क्या मिस जेफ्यू यहीं रुकेंगी, और फिर जेफ्यू कहती अब ये सब इस पर निर्भर करेगा कि मेरे घर का रेनोवेशन कब तक चलता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरा वेलकम नहीं करना चाहते, और मैं ये बात अच्छी तरह से जानती हूँ कि मेरा बैकग्राउंड ठीक नहीं है, और ये भी कि आप मेरे डैड के राइवल है। और फिर तभी रुइन किंग की मॉम कहती है ये सब अतीत की बात है और बार बार इसे सामने मत लाओ, और अब ये ऐसे भी बूढ़े हो चुके हैं और अब पुराने दोस्त धीरे धीरे साथ छोड़ रहे हैं, और जो अभी हमारे आसपास है हमें उनको संजो कर रखना चाहिए। तब याओडे कहता है हाँ तुमने सही कहा, और पुराने दोस्तों के साथ पुराना समय याद आता है और अब उसका वापस आना कठिन है। और फिर जेफ्यू मन में कहने लगती है वांग याईशेन पर मेरा प्लान काम कर रहा है। और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ एंड होता है। पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।